नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम अकाउंटेंसी का पेपर सेकंड जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी शुरू करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो सेकंड पेपर है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी का, उसमें हम पहले कस्टम्स ड्यूटी शुरू करेंगे। कस्टम्स ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। तो आज की क्लास में हम कस्टम्स ड्यूटी के बारे में सामान्य बातें जानेंगे। इसके जो बेसिक्स हैं वो हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि सीमा शुल्क यानी कि सीमा पर चुकाया जाने वाला कर, अगर किसी वस्तु का किसी दूसरे देश से आयात किया जाता है, दूसरे देश से कोई वस्तु भारत में मंगवाई जाती है, तो सीमा पर जो है कर चुकाना पड़ता है आयात कर के रूप में। और यदि भारत से किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचा जाता है तो जो है सीमा पर शुल्क चुकाना पड़ता है निर्यात कर के रूप में। तो जो सीमा शुल्क है ये निर्यात और आयात के संबंध में चुकाए जाने वाला कर है। इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी कहा जा सकता है। कस्टम्स जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथा, रीति रिवाज। तो पुराने ज़माने में जब कोई व्यापारी किसी राज्य में प्रवेश करता था, किसी राज्य में व्यापार करना चाहता था, तो वो उस राज्य के राजा को जो है पहले भेंट प्रदान करता था और फिर उसके बाद में व्यापार प्रारंभ करता था। तो ये प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है। ये जो कर है कस्टम्स ड्यूटी, ये सबसे पुराना कर है। तो इसी प्रथा के अनुसार जब किसी दूसरे देश से कोई माल मंगवाया जाता है तो जो है उस पर कर चुकाया जाता है और कर चुकाने के बाद ही उस माल को जो है भारत में उस माल की बिक्री की जा सकती है, बेचा जा सकता है। तो जो कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो कर है कस्टम्स ड्यूटी, ये इंपोर्ट पर लगाया जाता है। अगर किसी दूसरे देश से भारत में किसी वस्तु का आयात किया जाता है तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो आयात कर और किसी वस्तु के निर्यात पर, यानी भारत से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। तो जो निर्यात किया जाता है उस निर्यात पर भी ये कर लगाया जाता है। तो बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जिनके निर्यात पर कर लगाया जाता है और कुछ ही वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं के आयात करने पर जो है कर लगाया जाता है। तो जो मुख्यतः जो कस्टम ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, वो इंपोर्ट पर लगाया जाता है। इसको आयात शुल्क भी कहा जा सकता है। तो अगर किसी वस्तु का इंपोर्ट किया जाता है तो जो कर चुकाया जाता है वो कस्टम्स ड्यूटी कहलाता है। और अगर किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस समय जो कर चुकाया जाता है उसको भी कस्टम्स ड्यूटी कहा जाता है। तो इस कर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स नहीं कहा जाता, इस कर को कस्टम्स ड्यूटी ही कहा जाता है। और कस्टम ड्यूटी के लिए जो अधिनियम बनाया गया है हमारे देश में, उसको सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है, कस्टम्स एक्ट 1962। और ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम 1 फरवरी 1963 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में किस प्रकार से आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल का मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से कर की गणना की जाती है, कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन की जाती है, और अपील करने की क्या प्रावधान है। अगर कोई करदाता, कोई आयात करता या निर्यात करता दोषी पाया जाता है तो किस प्रकार से उस पर जुर्माना या अर्थदंड लगाया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है सीमा शुल्क के लिए, इन सभी बातों का उल्लेख जो है सीमा शुल्क अधिनियम में किया गया है। इसके साथ साथ जो एक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम भी है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, इसको कस्टम्स टैरिफ
एक्ट 1975 कहा जाता है। टैरिफ का मतलब होता है शुल्क या दरें। तो जो सीमा शुल्क की जो दरें हैं वो दरें इस अधिनियम में लिखी हुई हैं। सीमा शुल्क अधिनियम में तो प्रावधान बनाए गए हैं सीमा शुल्क के संबंध में, और जो माल आयात किया जा रहा है या जो माल निर्यात किया जा रहा है उस प्रकार से उस माल पर जो है दरें क्या रहेंगी सीमा शुल्क की, वो दरें, वो टैरिफ जो है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में लिखी हुई हैं। और प्रत्येक वर्ष बजट में वित्त अधिनियम में इन दरों में कर की दरों में परिवर्तन होता रहता है। तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट को हर साल जो है अपडेट किया जाता है। इस कर को, सीमा शुल्क को जो है इसकी व्यवस्था करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है वित्त मंत्रालय के अधीन। इस बोर्ड को अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड कहा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इस बोर्ड का गठन किया गया है और इस बोर्ड के अधीन ही जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। इसको शॉर्ट में CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो बोर्ड है वो पूरी सीमा शुल्क की प्रशासनिक व्यवस्था देखता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आयात कर या निर्यात कर चुकाया जाता है, कब जो है कर चुकाना पड़ता है। सीमा शुल्क के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जो है केवल सीमा तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि जो ये जलीय क्षेत्र है इसमें भी इन अधिकारों को जो है बढ़ाया गया है। तो ये जो समुद्र है, समुद्र में भी जो है भारत का अधिकार है। तो अलग अलग जो है टेरिटरीज बनाई गई हैं। तो जो तटीय रेखा है भारत की, इस तटीय रेखा से समुद्र में 12 सामुद्रिक मील तक जो है सीमांतर्गत क्षेत्र कहलाता है। ये कहलाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, भारतीय सीमांतर्गत जल क्षेत्र। यानी कि जो भारत की जो तटीय रेखा है, इस रेखा से समुद्र में 12 सामुद्रिक मील तक जो है भारतीय सीमांतर्गत जल क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 12 सामुद्रिक मील तक जो जल क्षेत्र है वो भारत की सीमा में ही आता है। एक सामुद्रिक मील इसको कहते हैं नॉटिकल माइल। तो एक सामुद्रिक मील बराबर होता है लगभग 1.825 किलोमीटर। तो एक सामुद्रिक मील बराबर लगभग होता है 1.825 किलोमीटर। तो 12 सामुद्रिक मील हैं वो होता है लगभग 22.236 किलोमीटर। तो भारत की जो तटीय रेखा है उससे लगभग 22.236 किलोमीटर या 12 सामुद्रिक मील तक जो है ये जो क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, ये भारत की सीमा के अंतर्गत ही आता है। इसको
इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। इस 12 किलोमीटर के बाद, इस 12 किलोमीटर के बाद जो अगले 12 किलोमीटर हैं, 12 सामुद्रिक मील, जो 12 अगले जो 12 सामुद्रिक मील हैं, नॉटिकल माइल्स हैं, यह कहलाता है इंडियन कॉन्टिनेंट शेल्फ जोन या इंडियन कॉन्टिजियस वाटर, भारतीय समीपवर्ती जल क्षेत्र। तो तटीय रेखा से पहले 12 किलोमीटर तक भारत की सीमा के अंतर्गत आता है ये जल क्षेत्र, और उसके बाद उस 12 किलोमीटर के बाद अगले 12 सामुद्रिक मील में जो जल क्षेत्र है वो समीपवर्ती जल क्षेत्र कहलाता है, भारत के समीपवर्ती जल क्षेत्र होता है। और इन दोनों को मिलाकर ये जो 24 किलोमीटर है, ये जो 24 सामुद्रिक मील है, ये 24 सामुद्रिक मील कहलाता है इंडियन कस्टम्स वाटर, भारतीय सीमा शुल्क जलीय क्षेत्र। तो 24 सामुद्रिक मील तक, यानी भारत की तटीय रेखा से समुद्र के अंदर 24 सामुद्रिक मील, या फिर ऐसा कहें कि लगभग 44 किलोमीटर तक जो एरिया है, जो जल क्षेत्र है, वो इंडियन कस्टम्स वाटर कहलाता है, सीमा शुल्क जलीय क्षेत्र कहलाता है। और इस 24 मील के एरिया में, 24 सामुद्रिक मील के एरिया में जो भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी हैं, उनका अधिकार क्षेत्र होता है। अगर कोई जहाज इस एरिया में प्रवेश करता है तो जो भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी हैं, उनको अधिकार है कि वो उस जहाज की जांच कर सकते हैं, उस माल को जब्त कर सकते हैं और उसके संबंध में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो ये जो 24 मील का जो जल क्षेत्र है वो भारतीय सीमा शुल्क के अंतर्गत ही आता है, इंडियन कस्टम्स वाटर कहलाता है। इन 24 सामुद्रिक मील के बाद में जो आगे का 176 नॉटिकल माइल्स या सामुद्रिक मील का जो एरिया है वो कहलाता है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कहलाता है भारतीय पूर्णतः आर्थिक जल क्षेत्र। तो इस जल क्षेत्र में इंडियन कस्टम्स वाटर के आगे जो 176 सामुद्रिक मील है, इस जलीय क्षेत्र में जो है भारत इसको आर्थिक रूप से इसको काम में ले सकता है। इसमें खनिज तेल प्राप्त कर सकता है, खनिजों का इसमें खनन किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन में इस जल क्षेत्र को काम में लिया जा सकता है, और मछली पकड़ने के लिए। इस प्रकार से इस जो एरिया को, इस जल क्षेत्र को आर्थिक रूप से इसको काम में लिया जा सकता है। तो 200 सामुद्रिक मील तक, यानी कि भारत की तटीय रेखा से लेकर समुद्र में 200 सामुद्रिक मील तक ये एरिया भारत के अंतर्गत ही आता है। और इसके बाद में जो समुद्र में जो आगे का जो क्षेत्र है वो हाई सीज कहलाता है। और ये फिर है जो अंतर्राष्ट्रीय जलीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी किसी भी देश का जहाज जो है आवाजाही कर सकता है। तो इस प्रकार से जो समुद्र में 200 किलोमीटर तक 200 सामुद्रिक मील तक भारत का अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।